पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। रात के बज चुके हैं 8 और आप देख रहे हैं भारत लाइव का बुलेटिन। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से पूरे दिन राजनीतिक माहौल रहा, साथ में नवरात्रि चल रही है, लेकिन चर्चा जो है वो हो रही है मछली की। और इसके साथ ही आपको बता दें चुनावी माहौल में क्या कुछ सरगर्मी मची हुई है और किस तरीके से बिहार की राजनीति में आज भूचाल आया है, कौन सी वो खबरें हैं जो दिन भर चर्चा का विषय बन गई और किस तरीके से सत्ता पक्ष ने विपक्ष पे और विपक्ष ने सत्ता पक्ष पे निशाना साधा है। इस बुलेटिन में हमारे साथ हमारे एंकर, रिपोर्टर, साथ में हमारे संपादक और बाबा जुड़ते हैं और दिन भर की सारी खबरों पे हम चर्चा करते हैं। हम सीधे जुड़ेंगे हमारे एंकर विकास के साथ। और आज क्या कुछ प्रमुख खबरें थी और किस तरीके से संतरे ने बिहार की राजनीति में एंट्री ले ली, क्या कुछ खबर है विकास? देखिए, कल तक अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो मछली पर टिका हुआ था, लेकिन आज जैसे ही सुबह होती है संतरे पर चली जाती है। जिस तरीके से संतरे को लेकर आज बवंडर किया गया, एक तरफ अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि संतरा हमें टाइम मिला खाने के लिए तो हम हेलीकॉप्टर में बैठ के संतरा खाए हैं, और संतरा जिन्होंने दिया है वो जमुई के लोग हैं, जमुई की जो जनता है वो हमें प्यार से संतरा दिए हैं खाने के लिए, इसलिए हम संतरा खा रहे हैं। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से मुकेश सहनी का बयान आता है, वो कहते हैं कि संतरा हम खा रहे हैं लेकिन संतरे की कलर जो है उस पर अब विवाद होगा। देखने वाली बात होगी कि इस पर एनडीए क्या कुछ कहेगा। एनडीए ने इस पर खूब जो है बयानबाजी कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं इस पर अब बयान निकल के सामने भी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मछली का विवाद को ख़त्म करके संतरे पर लाया गया है, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से रोज़ रोज़ नए नए टॉपिक में बने रहना है, क्योंकि चुनाव का माहौल है। वैसे में मीडिया कवरेज चाहिए और मीडिया कवरेज के लिए इस तरीके का बयानबाजी और इस तरीके का टॉपिक ढूंढना उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। और यही कारण है कि हर रोज़ वो ऐसे टॉपिक लेके आ जा रहे हैं जिसमें वो मीडिया कवरेज में दिन भर बने रह रहे हैं, और एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो दिन भर उनके पर बयानबाजी करते रह रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं दोनों की जोड़ी देखने को मिल रही है, खूब परेशान करके रखे हुए इस वक्त एनडीए को, ना एक तरीके से कहा जाए तो नाक में दम करके रखे हुए हैं। उनकी जिस तरीके से बयान आ रही है, जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये सब कुछ को देखते हुए अगर कहें तो दोनों की जो जोड़ी है इस वक्त मछली के बाद संतरे पर आई है। संतरे के बाद कल किस पर जाएगी ये अभी पता नहीं है, लेकिन दोनों की जोड़ी अगर बिहार में इस वक्त का कमाल करके रखी है एक तरीके से। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं अब पूर्णिया की तरफ। बता दें आपको कि पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला तो है ही, बीजेपी, एनडीए और साथ में जिस तरीके से बीमा भारती और पप्पू यादव ने लगातार खलबली मचाई हुई है बिहार की राजनीति में, जहां पर ये खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी आ रहे हैं पूर्णिया प्रचार प्रसार के लिए। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ खबरें हैं विकास के पास, क्या खबर है, क्या राहुल गांधी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी पूर्णिया नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे साफ साफ खारिज कर दिया है और कह दिया है कि मैं पूर्णिया किसी भी कीमत पर प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचूंगा। वैसे में अभी भी राजद के जो नेता हैं, तमाम नेता, वो चाहते हैं कि पूर्णिया एक बार राहुल गांधी आ जाए। हालांकि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, 19 अप्रैल को राहुल गांधी का बिहार में कार्यक्रम भी रखा गया है, पर किशनगंज में रखा गया। 19 तारीख को ही पहले चरण की जो वोटिंग है वो भी होनी है। लेकिन राहुल गांधी को अभी भी राजद और महागठबंधन के जो तमाम लोग हैं वो मनाने के दौर में लग गए हैं कि पूर्णिया आ जाए। लेकिन राहुल गांधी का पूर्णिया नहीं आना ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि पूर्णिया में इस वक्त पप्पू यादव है, और पप्पू यादव अभी भी लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी से उनकी बात चल रही है, राहुल गांधी का आशीर्वाद उनके साथ है, प्रियंका गांधी का साथ है उनके साथ। और लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा झटका दिया है तेजस्वी यादव, लालू यादव को, और पूर्णिया जाने से साफ साफ इस वक्त मना किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं पप्पू यादव के लिए एक जीत है और बीमा भारती के लिए बड़ी हार इस वक्त देखी जा सकती है। तो देखिए, बिहार की सियासत में अब पवन सिंह की एंट्री हो गई है। जी हाँ, जिस तरीके से पवन सिंह ने कल अपने ट्विटर के माध्यम से ये बता दिया था कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर बिहार की राजनीति में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई, ये भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले बता दें कि हमेशा ही पवन सिंह जो है चुनाव लड़ना चाहते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले थे। आपको याद होगा वो वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जहाँ पर उनके जो बॉडीगार्ड हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, वो सेल्फी लेते हुए नजर आए थे पवन सिंह के साथ। लेकिन कल जब से काराकाट सीट पर पवन सिंह ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा,
होगा तब से घमासान हो गया। हमारे रिपोर्टर वेद है हमारे साथ, सीधे जुड़ते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लाए हैं, ये जुड़ेंगे। क्या एनडीए में खलबली मची है? जी हाँ, जैसे कि सभी को पता है कि पवन सिंह जो हैं वो स्टार प्रचारक हुआ करते थे भाजपा के, और कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रचार में उनको देखा भी गया। लेकिन अगर बात की जाए, पवन सिंह को आसनसोल से पहले बीजेपी के द्वारा मतलब टिकट दी जाती है, और उसके बाद कुछ समय बाद ही ऐसा पता चलता है कि पवन सिंह जो हैं वो टिकट को वापस कर दिए। कहीं ना कहीं ऐसा भी खबर आ रहा था कि पवन सिंह को मनचाहा सीट पे, मतलब सीट से टिकट ना मिल पाने के कारण उन्होंने इस तरह का कदम उठाया, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि पवन सिंह का मन था कहीं ना कहीं आरा सीट से चुनाव लड़ने की। तो इन बीच अगर बात क्या हुई, ये तो पवन सिंह और बीजेपी ही जानती है, ये तो अंदर की बात है। तो अब ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है कि जैसा कि उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं लड़ूंगा चुनाव, इस बार ज़रूर लड़ूंगा, लेकिन ऐसा भी खबर आ रहा है उनके ट्वीट के बाद कि वो जो है निर्दलीय उम्मीदवार काराकाट से नज़र आएंगे। जी, तो संतरे और मछली पे राजनीति हुई है कि नहीं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं इस पे? जी, संतरा और मछली, जब से मतलब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक साथ मतलब लंच करते हुए दिखे, पहले तो वो लोग मछली खाते हुए दिखे, और जब तक मछली का जो मामला था ठंडा नहीं हुआ तो फिर इधर से संतरे पे बयानबाजी होना स्टार्ट हो गया। अगर इसमें बात की जाए तो एनडीए की तरफ से इसको कटाक्ष करते हुए कहा गया कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जब से एक साथ गए हैं तो कहीं ना कहीं इन लोग मुद्दे पे से भटक कर बस दूसरों को चिढ़ाने और रिझाने में, इसी सब में लगे हुए हैं। मतलब जनता के लिए सोचने के लिए उनके पास टाइम तक नहीं है। तो क्या जिस तरीके से सोशल मीडिया पे तेजस्वी यादव ने और मुकेश सहनी ने कहा था कि संतरे के रंग से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में खलबली मचेगी और मिर्ची भी लगेगी, तो क्या इसका असर देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में? जी हाँ, जैसा कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जब से लंच करते हुए दिखे हैं, पहले वीडियो में, अगर पहले वीडियो की बात की जाए तो उसमें वो मछली खाते हुए और मिर्च खाते हुए दिखे थे। जब तक उस वीडियो का मामला ठंडा होते हुए दिख रहा था तो उसके बाद एक वीडियो और उनकी तरफ से मतलब प्रकाशित किया जाता है जिसमें वो संतरा खाते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं संतरा का रंग जो होता है ऑरेंज से वो भाजपा और एनडीए वालों को घेरते हुए उन्होंने एक कटाक्ष भी किया है। तो इस पर मिर्ची तो लगी है। तो अगर बात की जाए, मैंने आज बात किया बीजेपी के प्रवक्ता जो थे उनसे, तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं मतलब जो इस तरह का जो बात कर रहे हैं और जो इस तरह का हरकत कर रहे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, तो ये मुद्दों पे बात ना करके बस एक दूसरे को मतलब रिझाने और एक दूसरे को मतलब फंसाने वाली बातें बस कर रहे हैं। मुद्दे से भटक के वो बात कर रहे हैं, जनता के हित में वो काम नहीं कर रहे हैं, ना ही उसके बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए देखिए, दिन भर राजनीति में मछली और संतरा जो है वो तो बना ही रहा, लेकिन जो चुनावी माहौल है अब हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले चर्चा करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमलावर है। उन्होंने एक पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि प्रधानमंत्री ने इतने दिन क्या कुछ काम किया उसके बारे में तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में ज़रूर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक गलती कर दी, जो कि फेसबुक पर उन्होंने एक पोस्ट किया था और उसमें 46 वर्ष में क्या कुछ हुआ है इसके बारे में कह दिया। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बात करें तो 46 वर्ष का तो कार्यकाल ही भी उनका नहीं है। इस पर नीरज कुमार जो कि जेडीयू एमएलसी है काफ़ी तीखा बयान करते हैं और हमेशा ही विवादों में भी बने रहते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव की इस गलती को पकड़ लिया है और कहा है कि जैसे आप हमारा आईक्यू टेस्ट कर रहे थे वैसे ही अपना भी आईक्यू टेस्ट करवाइए और इस सवाल का जवाब दीजिए, या तो आप दीजिए या तो आपकी जो फेसबुक हैंडल्स करते हैं और सोशल मीडिया मैनेजर से उनसे बात कीजिए। अब नीरज कुमार के इस आईक्यू टेस्ट में किस तरीके से तेजस्वी यादव पास होते ये तो देखना लाजमी रहेगा। लेकिन अब हम बढ़ेंगे हमारे रिपोर्टर रत्नेश की तरफ, जो कि ग्राउंड लेवल से लगातार आपको खबरें दे रहे हैं चुनावी माहौल को लेकर और किस तरीके से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। अक्सर आपने सुना होगा कि बिहार में जब से चुनावी शंखनाद हुआ है तब से लगातार जो है उलटफेर का दौर भी है और कई नेता जो है वो बागी भी हो गए। लेकिन आज हम चर्चा करते हैं, रत्नेश बक्सर से आए हैं, बक्सर का क्या कुछ माहौल है, क्या माहौल है रत्नेश? देखिए, बक्सर में मिथिलेश तिवारी को बड़ा मौका दिया गया है। वहाँ से वो उम्मीदवार बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। ब्राह्मण, राजपूत
का ये जो बाहुल्य है, ये क्षेत्र है बक्सर, और बक्सर में लड़ाई हमेशा बाहरी वर्सेस भीतरी की होती रही है। यानी कि स्थानीय सांसद बनाम बाहर के जो सांसद हैं उनकी लड़ाई हमेशा रही है। अश्विनी चौबे 10 साल से वहाँ पर थे, जब वो भी वहाँ पे आए थे, भागलपुर से वो आए थे। हालांकि तब मोदी लहर थी 10 साल पहले, 2014 की अगर बातचीत की जाए, 19 की बातचीत की जाए, तो मोदी लहर में वो पास हो गए। लेकिन यहाँ पर मिथिलेश तिवारी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इस बार, चूँकि वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी लड़ाई के लिए आए हुए हैं। आनंद मिश्रा से लेकर के डॉक्टर मनोज और अब सुधाकर सिंह, चूँकि वो स्थानीय हैं, तो लड़ाई कहीं ना कहीं वहाँ पर बनी हुई है बाहरी बनाम भीतरी को लेकर के। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज से हैं, बैकुंठपुर से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हालांकि अगर मोदी लहर आएगा तो शायद वो वहाँ से जीत सकते हैं। आज हमने उनसे बातचीत भी की, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया, तो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि बनारस को, बक्सर को बनारस जैसा वो बना देंगे। बनारस और बक्सर की जो दूरी है उस दूरी को वो कम करेंगे। हालांकि वो पहले से दूरी मतलब कम है ही। वहाँ पर बनारस में नरेंद्र मोदी जिस दिन उनका चुनाव होने वाला होगा उसी दिन बक्सर में भी चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं लड़ाई बक्सर में है। अब बात करते हैं अश्विनी चौबे की, तो पूर्व में उनको 10 साल मौका दिया गया। 10 साल बाद जब अगला टर्म आता है 2024 का, तो वहाँ पर उनका टिकट काट दिया गया, जिस वजह से नाराजगी उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। वो दो तरफा बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो बातें मेरे लिए कही जाएंगी या फिर जो मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को हम निर्वहन भी करेंगे। दूसरी तरफ उनका एक बयान जो खूब वायरल भी हो रहा है कि हम बक्सर नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या फिर जो मिथिलेश तिवारी के वोट हैं वो थोड़े से डाइवर्ट होते हुए दिख सकते हैं। अगर देखिए बिहार में अभी 2024 की अगर बातचीत करें तो त्रिकोणीय मुकाबले खूब हो रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले हैं। सिवान की बातचीत की जाए, पूर्णिया की बातचीत की जाए, काराकाट की बातचीत की जाए, या फिर अगर सीमांचल के कुछ क्षेत्रों की बातचीत की जाए तो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। नवादा की एक सीट है, वहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। 400 पार, कहते हैं कि 370 जो है वो सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी, बाकी की जो सीटें हैं वो हमारे गठबंधन की होंगी। तो ये मुश्किल थोड़ा सा है। कई लोग उतर रहे हैं मैदान में तो कुछ वोट तो वो काट के ले ही जाएंगे। अब अश्विनी चौबे अगर मतलब ईमानदारी से मिथिलेश तिवारी का सपोर्ट कर दें तो उनके लिए राह बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बातें कह रहे हैं, ऐसे में कुछ वोटों को हो सकता है कि वो डाइवर्ट कर दें। तो लड़ाई बक्सर में भी काफ़ी टफ होता हुआ दिख रहा है। अब मिथिलेश तिवारी जो हैं वो लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं। वो कहते हैं कि गोपालगंज और बक्सर में एक दूसरे का संबंध जो है वो बेटा और जो माँ होती हैं उनका संबंध होता है। मिथिलेश तिवारी का गाँव गोपालगंज में है और वो बताते हैं कि हमारे रिलेटिव रहते हैं, हमारा ननिहाल भी है वहाँ पर बक्सर में। तो देखना होगा कि मिथिलेश तिवारी पर भरोसा वहाँ की जनता कितनी करती है, क्योंकि वो बाहर से आए हैं। 2014 में परिस्थितियाँ मोदी लहर की थी, अब परिस्थितियाँ वहाँ पर बदल गई हैं। लालू का लालटेन जलेगा कि कमल खिलेगा, इसका नारा कहीं ना कहीं वहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है। लड़ाई वहाँ की भी बड़ा दिलचस्प हो चुकी है। अब आने वाला 4 तारीख का जो दिन होगा रिजल्ट का, वो डिसाइड करेगा। लेकिन मिथिलेश तिवारी भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं अपने तरफ से। अगर मोदी मैजिक काम किया तो मिथिलेश तिवारी का निकलना बेहद आसान हो जाएगा। अश्विनी चौबे बागी हो चुके हैं, उनको टिकट नहीं मिली, जिसके बाद लगातार नाराज नजर आ रहे थे। कई मंचों से उन्होंने ये कहा है कि मैं बक्सर नहीं छोड़ूंगा। अब देखना होगा मिथिलेश तिवारी किस तरीके से इस चुनावी मैदान में उभरते हुए नजर आते हैं। अब हम बात करेंगे बिहार की सियासत पे, तो हम चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन विशेष बातें, जो बातें कहीं ना कहीं आपकी नज़रों से ओझल हो गई या आपकी नज़रों में नहीं आई, सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ हमारे बाबा हैं, सीधे जुड़ेंगे कि आज दिन भर क्या कुछ हुआ और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जनता को जाननी ज़रूरी है। सर, सबसे पहले तो मछली और संतरा को छोड़ के क्या खबर आपको लगी कि ऐसी जनता को जाननी चाहिए और आंखों से कहीं ना कहीं ओझल हो गई? देखिए, हमारे लिए मछली और संतरा कोई खबर नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीतिक गलियारे में मुद्दों का अभाव हो गया है तो इन्हीं सब पर टिके रहेंगे। जो अब एक कहा जाता है शादी ब्याह हो या किसी भी तरह का कोई फंक्शन होता है, कोई भी अनुष्ठान होता है, तो वहाँ पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं, अभावे शाली चूर्णम। यदि आपके पास प्रसाद का पूरा व्यवस्था नहीं हो, किसी कारणवश मार्केट बंद हो, आप फल फूल नहीं जुटा सकते हैं, तो चावल का चूर्ण ही आप प्रसाद बना करके रख दीजिए तो सब कुछ पूरा हो गया। बिल्कुल उसी अंदाज में पिछले
कई चुनावों से मैं देखता आ रहा हूँ, 2020 को छोड़ दिया जाता मुद्दे गौन हैं। जिन मुद्दों पर बात होती है उन मुद्दों पर अमल नहीं होता है। 5 साल तक हम सभी इंतजार करते रह जाते हैं कि वादा हुआ था कि 15-15 लाख आएगा, वादा हुआ था कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाएगा, वादा हुआ था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। ये कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आपने देखा कि जब बिहार की बात आप करते हैं तो बिहार में मुद्दों भरे हुए मुद्दे, लेकिन कोई भी उस पर चर्चा नहीं करता है। एक आदमी मछली निकालता है, दूसरा आदमी कांटा दिखाता है और तीसरा आदमी अपने गर्दन में वो मछली का कांटा फंसा लेता है। यानी कि सारा कुछ इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। जनता की समस्याओं, जनता की बात कौन सुनेगा? आप लगातार देख रहे होंगे कि जब जा रहे हैं चुनाव प्रचार में हमारे माननीय लोग, पूजनीय लोग, आदरणीय लोग, लोकतंत्र के रक्षक लोग, तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है? जनता खदेड़ दे रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? जनता के भीतर रोष है। लेकिन ऐसा ना जातीय बंधन से लेकर के बाकी सब चीज़ों में अटका हुआ है सारा ये लोकतांत्रिक सिस्टम, जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम अगर संतरा और मछली से बाहर निकले तो हमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र नज़र आ रहे हैं जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होना है। जो विरोध में लोग हैं, सीट शेयरिंग का समझौता हो चुका, नाम की घोषणा हो चुकी, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नाम की घोषणा होने के बाद विद्रोह शुरू हो गया। जिन जातियों को नहीं मिला प्रतिनिधित्व वो अलग नाराज हैं। कई विरोधी और कई ऐसे नेता हैं जो लगातार अब विद्रोह करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव ने एक रास्ता दिखा दिया, शुरुआत कर दी। और इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने ये कह करके कि जहाँ जहाँ निर्दलीय इन दोनों गठबंधन से अलग का कोई भी नेता खड़ा होगा तो मैं उसका समर्थन करूँगा। एक अलग तरह का उनको सपोर्ट सिस्टम मिल गया, हिम्मत भी बढ़ गई। कई लोगों का आप देखिए कि 2 चरणों के तो नामांकन हो गए, तीसरे चरण का नामांकन भी शुरू हो गया। अब तीसरे चरण के नामांकन में जो 5 सीटें हैं उन पर अब नामांकन की प्रक्रिया 19 तक चलेगी। 19 तारीख को पहला वोटिंग भी है प्रथम चरण का। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव तो अपनी गति से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी मुद्दे और महानुभाव ये दोनों कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें आप तो एक बात तो सीधे तौर पर नज़र आता है कि इन मुद्दों में सिर्फ एक मुद्दा है, 40 जीतेंगे 400 जीतेंगे, 40 नहीं जीतने देंगे, 400 नहीं जीतने देंगे। इसके सिवाय कुछ नहीं है। कई लोगों से आपने ग्राउंड रिपोर्ट लिया है। ग्राउंड रिपोर्ट में जो चीज़ें देखने को मिली और पब्लिक ओपिनियन जो हमारे सामने निकल करके आया है, उस पब्लिक ओपिनियन में रोष तो बहुत है लेकिन विकल्प नहीं है। मुसलमान बहुत रोष में हैं लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? तेजस्वी यादव को वोट देंगे। हिंदुओं की बात करें या अन्य समाज की बात करें जिसमें ओबीसी, ईबीसी, दलित सारे लोग भरे हुए हैं, कोई नेता उनका अगर सामने खड़ा नज़र आता है तो मजबूरी है उसी को वोट करना। अब वो काम करता है कि नहीं करता ये अलग बात है। कई नेताओं की बात यहाँ तक आपने सुना होगा कि कभी मिले ही नहीं, कभी चेहरा देखे ही नहीं, लेकिन आप देखिएगा कि जब 8-4 तारीख को चुनाव परिणाम आ गया तो वही विजय से का सेहरा पहने हुए हैं, पूरा कंठ तक माला, ऊपर से नीचे तक जितना उनका वजन है उससे ज़्यादा माला पहन कर निकलेंगे। और ये सारा सब कुछ जनता के खुशी का नहीं होता है, ये सारा सब कुछ खरीद करके जनता को देते हैं कि आप हमको पहनाइए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो वर्तमान है वो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को तरफ इशारा कर रहा है कि युवा पीढ़ी इस लोकतंत्र को बचाने के लिए एक पहल करे, और पहल ये करे कि जाति, धर्म, मजहब इन सब से उठ करके अपने उन लोगों से जो आपके यहाँ वोट मांगने आते हैं उनसे अब नहीं तो कब पूछिएगा। जीत करके चले जाएंगे फिर आपसे मुलाकात नहीं होगी, रोज़ आप कहते हैं यही बात। तो आ रहे हैं तो उनसे मुद्दा पूछिए, उनसे झगड़ा मत कीजिए, उनको खदेड़िए मत, उनसे मुद्दा पूछिए कि 5 साल तक क्या हुआ, 5 साल क्या करेंगे। एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए और उसके बाद हम आपको वोट देंगे। इन सब के अलावा जब चर्चा कर रहे हैं हम तो तीसरे फेज के नामांकन की, तो इसमें मधेपुरा, सुपौल, अररिया, झंझारपुर और खगड़िया है। बड़ा बैटल होने जा रहा है। आपने रत्नेश बात कर रहे तो मैंने सुना कि उन्होंने बक्सर की चर्चा की। बक्सर पहले से भी युद्ध के लिए जाना जाता है। बक्सर की लड़ाई कौन नहीं जानता, इतिहास का आपने पढ़ा होगा तो आपको भी बक्सर का बैटल पता होगा। अब एक बार फिर से उसी बैटल में शुरू हो गया है और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए हो रहा है कि यहाँ एक तो राजपूत जो कि निर्णायक भूमिका में है, दूसरा ब्राह्मण
जो उस भूमिका में अपना एक अलग स्थान पैदा कर लेते हैं, और यादव जो इस जीत हार में बड़ी भूमिका निभाता है। तो सब मिला जुला करके जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि जनता तैयार है अपने मुद्दों के साथ, लेकिन नेता तैयार नहीं है मुद्दों के साथ। नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है, और ऐसी स्थिति में पहले चरण का चुनाव, दूसरे चरण का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद कुछ स्पष्ट होकर के आएगा कि आखिर ये ऊँट किस करोड़ बैठेगा। 2020 में भी यही हुआ था, पहले और दूसरे चरण के चुनाव में कोई और आगे चल रहा था, जो परिणाम भी बता रहे थे। हमारी टीम इस बात को लगातार चर्चा कर रही थी, इस बार भी लगभग वही स्थिति हमारे सामने है। तो देखिए, इस बार आप जब वोट देने जाएं तो आप ये ज़रूर सोचें कि अगले 5 साल आपके लिए क्या कुछ हो सकता है, कौन नेता आपके लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल की चीज़ें देखेंगे तो क्या वो नेता आपके घर आए, क्या आपकी मजबूरियों को उन्होंने समझा, या आपकी दिक्कतों के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की। अभी आप सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जहाँ पर जब नेता वोट मांगने जा रही है तो जनता उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दे रही है। चाहे जीतन राम मांझी की बात कर ले हम लोग, तो आपने देखा होगा किस तरीके से उनका विरोध हुआ, और ऐसे कई और नेता हैं। तो इस बार जब वो वोट मांगने आए तो ज़रूर उनसे पूछे कि पिछले 5 साल से आप कहाँ थे, क्या आपने हमारा कोई काम किया, या फिर हमारे दुख सुख के साथी बने। आप बने रहिए हमारे साथ इवनिंग बुलेटिन में, और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।